हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का जो पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा ये विद्यार्थियों को टफ लगता है सेक्शन। अगर आपने सीक्वेंस और सीरीज वाला जो वीडियो बनाया है वो नहीं देखा है और डायरेक्ट यहां पर जाते हो तो चीजें हैं आसानी से समझ में नहीं आएंगे। तो पहले मैं आपको यही कहूंगा कि पहले वीडियो आप देखें जो सीक्वेंस और सीरीज का है, पार्ट 1 बोलें या जो 1 शॉट है, उसके बाद ही यहां पर आप स्विच करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। दूसरी बात, मैं बात करूं लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड जो 2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत बड़ा नंबर है, हालांकि टोटल है वो 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे रियल एनालिसिस से, तो 3 क्वेश्चन है वो यहां से पूछे गए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो सेशन रहेगा ये आपका सेकंड ग्रेड के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड है, उसके अलावा CSR नेट है, IIT JEM, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि आज हम यहां पर लगभग 15-20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पूछे जाने की संभावना है। तो नेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए थे वो अच्छे लेवल के ही पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शून्य से शिखर तक का जो हमारा अभियान है, इसमें आप सभी का स्वागत है। जो साथी कोर्स ले रखा रिवीजन स्टडी मटेरियल वाला फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जिसके अंदर आपको ये 7 बुकलेट मिलेंगे, 2 11th-12th की, 2 UG की, 1 PG की और 2 MCQs हैं, जिसमें लगभग आपके 4,500 प्लस MCQs हैं। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये जो स्टडी मटेरियल है काफी हेल्पफुल रहेगा। और जो क्लास है वो आपको जो भी आपने कोर्स ले रखा स्टडी मटेरियल उसके अंदर मिल जाएगी, और PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिलेबस हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, यानी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ना है। बट उससे पहले हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हेल्प से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ते हैं। ठीक है ना। आप कहोगे सर सिलेबस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस लिखा है, तो लिखने वाला अलग है, बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज के बिना पढ़ ही नहीं सकते। और उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है, जो हमने 1 शॉट पढ़ा उसमें। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है। ज्यादा क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से पूछे जाते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वहां से सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सोल्व करना थोड़ा सा लेंथी रहता है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, फलनों का अनुक्रम। शुरुआत में थोड़ा सा गाड़ी धीमे चलेगी और चीजों को समझते एक टाइम के बाद स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो आराम आराम से चीजों को बिना स्किप किए अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, फलनों का अनुक्रम क्या होता है। तो माना अपने पास ए कोई भी आपका सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है ना। रियल सीक्वेंस की हम बात करेंगे। ए आपके पास कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, और एन आपका क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। देन Fn A to R में डिफाइंड फंक्शंस का कलेक्शन है। क्या है, Fn है, n के अलग अलग वैल्यू के लिए F1 F2 F3 A पर डिफाइन होने वाले जितने फंक्शन है उनके कलेक्शन है। देन Fn is called या is said to be sequence of functions। ए पर जो हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं उन फंक्शंस का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहलाता है। यहां पर ए क्या है, ए से हम क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू है वो ए से आएगी। तो x की अलग अलग वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, रियल सीक्वेंस मिलेंगे। x का एलिमेंट कितने हैं, अगर अनकाउंटेबल हैं तो ये आपके पास प्रत्येक x के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी, एक रियल सीक्वेंस मिलेगी।
एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा और चीजें आसान हो जाएंगी। एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहां पर, तो आपके पास जैसे सबसे साधारण एग्जाम्पल होता है x की पावर n है, जो आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। इसको मैं लिखना चाहूं थोड़ा सा कैसे दिखेगा, जब n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x, अगर n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो x स्क्वायर, 3 ले लेते हैं तो x क्यूब एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, अलग अलग x के लिए, x कहां से आ रहा है, वहां a से आ रहा है, तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। जब मैं x बराबर 0 लेता हूं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, जब x बराबर 0 लिया तो आपके पास ये मिल जाएगा 0 0 0 डॉट, यानी कि आपके पास ये कांस्टेंट 0 सीक्वेंस बन गई है। जब x बराबर मैं 1 ले लेता हूं तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगी, ये 1 1 1 कांस्टेंट सीक्वेंस 1 बन गई है। अगर मैं x बराबर हाफ ले लेता हूं तो यह आपके पास आ जाएगा हाफ 1/2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यानी कि आपके पास 1/2 की पावर n टाइप की मिल गई। अगर 1/3 लोगे तो लगाएगी, यानी x के प्रत्येक मान के लिए हमें क्या मिल रही है, एक रियल सीक्वेंस मिल रही है जो हमने पढ़ा है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, अगर सीक्वेंस सीरीज आपको नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो ये चीजें आपको यहां पर आनी चाहिए। तो आप देखोगे कि ये 0 पे कन्वर्ज कर रही, हम जानते हैं ये भी 0 पे कन्वर्ट, सॉरी 1 पे कन्वर्ज कर रही, कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये वाले 0 पे कन्वर्ज कर रही। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को x के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें एक रियल सीक्वेंस मिलती है। फिर हम देखते हैं कि जो आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये a के प्रत्येक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। अगर प्रत्येक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है तो उसको हम बोल देते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। क्या बोल देते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। जरूरी नहीं वो एक ही मान पर आए, जैसे ये कुछ ये वैल्यू है वो कुछ जो सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है, कुछ रियल सीक्वेंस है वो 1 पे भी कर रही, तो एक पर करे ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं, दूसरी हमारे पास सीक्वेंस है x बाई n। तो यहां पर आप देखोगे तो सीक्वेंस किस प्रकार की है, x/2, n की वैल्यू रखी 3 तो x/3 एंड सो, है ना। n की मान बदलेंगे, ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, यानी कि इस प्रकार मैं आपको बोलूं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन f1 f2 f3 एंड सो, है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अब यहां पर अपन रखेंगे तो x बराबर 1 रखा, जैसे x बराबर 1 रखा तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये 1/n टाइप की सीक्वेंस आ जाएगी, और इसको मैं लिखूं 1 1/2 1/3 एंड सो। जैसे मैंने x बराबर 0 रखा तो यहां पर 0 रखते ही 0 आ गई, तो कांस्टेंट 0 सीक्वेंस आ गई है 0 0 0 एंड सो। अगर मैं x बराबर यहां पर रखा 1/2 तो यहां पर आपके पास कितना आ गया, 1/2n आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 1/2। x का मान कितना रखा आपने, 1/2 रखा ना, तो 1/2n, तो सॉरी n का मान 1 रखा तो 1/2 1/4 1/6 एंड सो। और आप देख रहे हो यहां पर ये जो रियल सीक्वेंस है 1/n 0 पे कन्वर्ट करेगी, ये वाली 0 सीक्वेंस 0 पे जा रही है। अगर आपके पास ये वाली सीक्वेंस 1/2n ये भी 0 पे जा रही है, 1/2 तो कॉमन आ जाएगा। और इसकी लिमिट, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि उस सीक्वेंस के nth टर्म की जो लिमिट है वो फाइनाइट वैल्यू आ रही तो कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही तो कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हम देखें, अगर मैं बात करूं डोमेन यहां पर ले लेता हूं, ए है वो आपका ले लेता हूं क्लोज इंटरवल 0,1। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात जब भी हम करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, डोमेन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि किस डोमेन के अंदर हम फंक्शन है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो 0,1 में हम देखें तो ये वाली जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या होंगी, सारी की सारी 0 पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो ये आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ऑन ए पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार की हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो दिखती हैं। सीरीज तो इसके हम क्या कर देंगे, समेशन लगा देंगे। अब देखो हमारे पास लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस पढ़ी थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो हमारे बार बार यूज में आएंगे तो थोड़ा सा उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात 1/n, ये जो सीक्वेंस है
वो आपकी ध्यान रखना 0,1 में भी बिलोंग कर रही है, क्लोज इंटरवल 0,1 ले लेंगे तो उसमें बिलोंग करेगी, है ना। 1/n यानी सीक्वेंस के सारे टर्म है वो 0,1 में लाई कर रहे, है ना। 0 कभी इसमें आएगा नहीं, सॉरी 1 की साइड ये क्लोज आ जाएगा, क्योंकि 1 तो आएगा तो 1 की साइड क्लोज आएगा। तो हमें पता रहना चाहिए, जैसे मैं बात करूं 1/√n, तो ये सीक्वेंस भी इसमें लाई कर रही है 0 to infinity या 0 to 1 के अंदर, यहाँ क्लोज भी आ सकता है। 1/n² है, ये भी बिलोंग कर रही है 0 to infinity में। ये सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, जबकि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। मैंने बताया था ना पी सीरीज टेस्ट से कि ये वाली 1/n की पावर p ये सीरीज कन्वर्जेंट तभी होती है जब p का मान 1 से बड़ा है, जबकि यहां पर p का मान 1 है, यहां पर p का मान ½ है, तो दोनों ही सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, जबकि सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 1 - 1/n ये आपकी 0,1 में लाई कर रही है। यहां 1 ओपन इंटरवल हो तो भी चलेगा, क्योंकि 1 कभी नहीं आएगा जब n की वैल्यू रखा 1 तो 0, 2 रखा तो ½ जब n इंफिनिटी होगा तब जाकर के 1 आएगा, और n इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ओपन इंटरवल 0,1 में अगर हमें कोई सीक्वेंस लेनी पड़े तो आप ये सीक्वेंस ले सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं तो n/n+1 ये वाली सीक्वेंस भी आपके 0,1 में ही लाई करती है। n की वैल्यू 1 रखा तो आ जाएगा ½ इसकी लिमिट 1 आएगी जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगी तब आपके पास। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा क्या है पता रहना चाहिए भी इस प्रकार की सीक्वेंस, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट करने के लिए, तब हमारे ये सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा यूज में आने वाले। इसके अलावा जो लिमिट हम बार बार पढ़ रहे हैं लिमिट, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए 1 + 1/n की पावर है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म से हम करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n की पावर n है, इसकी वैल्यू e की पावर -1 यानी 1/e आता है। सिंपल सा है, क्या बताया था 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है, इसको प्रूफ देखना हो तो हम क्या करते हैं e की पावर में लिमिट लेते हैं और जो पावर है उसको आगे ले आते हैं, और 1 - 1/n जो फंक्शन इसमें से 1 घटा देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू डायरेक्ट e की पावर -1 यानी कि 1/e आ जाएगा। ये काम हमने पहले कर लिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन का हमें नॉलेज होना ही होना चाहिए, है ना। तो यहां तक हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होती है वो हमें पता चल गया है। अब हम बात करते हैं कि 2 टाइप की होती है, एक तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और एक होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन, फिर हम को क्या रिलेशन होता है वो चेक करते हैं। माना fn एक सबसेट ऑफ R पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम। वास्तविक मान का मतलब क्या होता है, ये आपके पास fn है, वास्तविक मान मैंने पहले बताया था इसकी कोड डोमेन है वो R या R का सबसेट है। सारे के सारे फंक्शन A पर डिफाइन है, A to R में डिफाइन है, तब अनुक्रम fn, ये D लिखा हुआ तो यहां पर A कर लेना भाई। A पर फलन को बिंदु से है अभिसर्त, यानी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु से अभिसर्त होता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तथा x बिलोंग्स टू a, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तथा x बिलोंग्स टू a के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर मिला, देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के हिसाब से रियल एनालिसिस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट है। fn क्या आपके पास a पर डिफाइंड फलनों का एक अनुक्रम है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए और प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए अगर हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल रहा है जो x और एप्सिलॉन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, सच दैट या ताकि fn x माइनस fx का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट के लिए। क्या बोल रहा है ये बात, ये सीधी सीधी मैं आसान भाषा में बात करूं तो ये बोल रहा है कि fn आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है a पर डिफाइन, अगर प्रत्येक एप्सिलॉन और प्रत्येक x के लिए अलग अलग x और प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल रहा है जो x और एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, यानी x का मान अगर अपन दूसरा लेते हैं तो n नोट चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन को चेंज करेंगे तो n नोट चेंज हो जाएगा, यानी नेचुरल नंबर है, एप्सिलॉन बढ़ा लिया तो n नोट है वो चेंज हो जाएगा। x का मान 1 लिया, आधा लिया, 0 लिया तो उसके अकॉर्डिंग अगर चेंज हो जाता है
तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। यानी इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके पास नेचुरल नंबर आप चूज करते हो तो वो वाला x और एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है और इस कंडीशन को संतुष्ट करता है, fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन। जहां पर fx क्या होता है, इंपॉर्टेंट fx क्या है, यहां पर fx है आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx बराबर fx है, ये इसको बोलते हैं लिमिट फंक्शन बोलते हैं। वहां पर अपन क्या लिखते थे सीक्वेंस की, f xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। l क्या होती है, xn की n टेंड्स टू इंफिनिटी पर लिमिट होती है। यहां पर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है तो इंफिनिटी पे जो लिमिट आएगा, जो लिमिट फंक्शन है वो fx है, तो fnx माइनस fx का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट के लिए, या फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट के लिए। तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में क्या होगा, सेम fn आपके पास किसी इंटरवल i पर डिफाइन एक वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम है, तब fni पर फलन f को एक समान यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहलाएगा यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए जो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, सच दैट fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। पहली चीज तो ये समझना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो एक डोमेन बेस्ड या एक इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है, जबकि आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज क्या है प्रॉपर्टी, इसको हम पॉइंट पे चेक करते हैं, इसको हम पूरे डोमेन या पूरे इंटरवल पर बात करते हैं। यहां पर क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेते हैं उसमें प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। यानी जो आपका डोमेन या जो आप इंटरवल लेके चल रहे हो उसमें जितने भी एक्स हैं सभी एक्स के लिए अगर एक ऐसा एन नोट मिल जाता है, अगर मिल जाता है तभी वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहलाएगा, अगर नहीं मिलता है तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं कहलाएगा। तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए कि fnx माइनस fx का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जहां पर n है वो n नोट से ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। यानी यहां पर हम क्या करते हैं, सभी x के लिए, ये नहीं कि अलग अलग x के लिए हमें अलग अलग n नोट मिल रहा है। अगर हमारे पास डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर एक n नोट मिल जाता है तो उस केस में जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो जाता है, अदरवाइज वो सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर n नोट है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, जबकि पॉइंट वाइज में n नोट है वो x और एप्सिलॉन दोनों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। और ये इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर रियल एनालिसिस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो ये रहता है। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो इनमें डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरम और रिजल्ट है उनकी हेल्प से हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या है, अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो क्या कंडीशन होल्ड होंगी। अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो उस केस में आपको अगर fn सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं, एक चीज और मैं बता देता हूं थोड़ा सा पहले, यहां पर अगर फंक्शन आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो उसको डिनोट करने का तरीका ये है fn कन्वर्ज टू f। और अगर आपके पास फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो उसको डिनोट करते हैं fn यूनिफॉर्म कन्वर्ज टू f। ये दो एरो लगाते हैं। दूसरा, अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो हमेशा ही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि अगर हमें ऐसा n नोट मिल रहा है जो सभी x और एप्सिलॉन के लिए काम कर रहा है एक साथ, तो वो ये वाली प्रॉपर्टी तो अपने आप ही संतुष्ट हो रही है। ठीक है ना। तो एक तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हमेशा होगा। दूसरा, इसको लिखने का जो डिनोट करने का तरीका है वो इस प्रकार कई राइटर हैं वो करते हैं। और fx मैंने बता ही दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx। तो अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, fn है वो किसी डोमेन a पर डिफाइन है या किसी सेट a पर डिफाइन है इफ ईच fn इज कॉन्टिन्यूअस। यानी सारे के सारे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो जो आपका लिमिट फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका ट्रांसपोजिटिव अपन देखें कि अगर आपके पास ये सारे फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म
सॉरी, ये सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं और इसकी जो लिमिट फंक्शन एफ आता है, अगर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, अगर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी तो इसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, ठीक है ना। कन्वर्स के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। कन्वर्स क्या होता है इसका, कि अगर आपके पास सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसकी पॉइंट वाइज लिमिट अगर एफ मिल रही जो कॉन्टिन्यूस है, तो सीक्वेंस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना जरूरी नहीं है। बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है और ये कॉन्टिन्यूस है तो पक्का कॉन्टिन्यूस होंगे। बट हमारे यूज में क्या आएगा कि ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये जो इसका लिमिट फंक्शन एफ मिल रहा है ये डिसकंटिन्यूस हो गया, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि ये क्या नहीं हो सकते हैं, या ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो सकती। जैसे हम पढ़ते हैं सीआर इक्वेशन में एनालिटिक फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो एनालिटिक फंक्शन है तो सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। बट अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन को संतुष्ट ही नहीं कर रहा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक हो ही नहीं सकता। सेम काम हमें यहां पर करना है, ठीक है ना। अगर ये वाली कंडीशन डिसकंटिन्यूस हो जाता है लिमिट फंक्शन, तो वो कभी भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आएगी, इसको अच्छे से समझ लेना। दूसरा, इफ ईच एफ एन इज बाउंडेड होने, अगर सारे सारे फंक्शन बाउंडेड हैं तो एफ भी बाउंडेड होगा। अगर एफ अनबाउंडेड मिल जाता है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो सकता है। अगर प्रत्येक फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होने पे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस अलग चीज है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट अलग चीज है, ध्यान रखना। अगर सारे के सारे फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो एफ भी आपके पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ए पर। अगर सारे के सारे फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हैं क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, तो इसका जो लिमिट फंक्शन है वो भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। अगर आपके पास ये सारे रिमान इंटीग्रेबल हैं और अगर ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं है तो जो आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। और लास्ट, अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की मैं इंटीग्रेशन करूं, उसके बाद अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूं, या मैं क्या करूं, इसकी लिमिट लेने के बाद जो फंक्शन यानी एफ एक्स आएगा उसका इंटीग्रेशन लेता हूं, ये हमेशा बराबर आएगा। ये अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट है वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर आ जाएगी। यानी आपके पास जो फंक्शन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन करो पहले ए टू बी में और फिर उसकी लिमिट निकालो, या फिर हम लिमिट अंदर लें, लिमिट अंदर लेने के बाद यानी कि जो हमारा लिमिट फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालो ए टू बी में। अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो हम पक्का बोल सकते हैं कि जो आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के अंदर। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, जो हम यूज में लेंगे सबसे ज्यादा वो फर्स्ट वाली ही लेते। बट ये आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको 3 इसमें लिख देगा और एक और लिख देगा। डिफरेंशिएबिलिटी वाले ध्यान रखना, डिफरेंशिएबिलिटी वाली है वो जरूरी नहीं है, तो एक बार आप उसको बुक में देख लेना। अगर सारे के सारे फंक्शन ये डिफरेंशिएबल हैं तो जो लिमिट फंक्शन आएगा वो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं, तो वो आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, बुक के अंदर भी ये प्रॉपर्टी लिखी होगी। बाकी ये सारे के सारे होल्ड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो एमएन टेस्ट होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करने के लिए, अगर आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए एमएन टेस्ट है वो यूज में लिया जाता है। मैं एक बार बता देता हूं पहले हिंदी में। माना वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम fn जो i पर परिभाषित है, i पर फलन f को बिंदु सह अभिसत होता है। क्या बोला है कि fn आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है i पर डिफाइन, और ये f पर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, तब अनुक्रम fn है वो i पर फलन f को एक समान अभिसत होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या है, इफ एंड ओनली, यदि और केवल यदि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम पॉजिटिव रियल नंबर्स का अनुक्रम है, सारी के सारे टर्म है सीक्वेंस के पॉजिटिव होंगे mn, और mn किस प्रकार डिफाइन करते हैं, fnx माइनस fx का मॉडुलस लेते हैं जहां पर x है वो i से बिलोंग करता है और इसका सुप्रीमम, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं सुप्रीमम x बिलोंग्स टू i fnx माइनस fx, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और ये इसका लिमिट फंक्शन का मॉडुलस का सुप्रीमम निकालते हैं कहां पर, इस इंटरवल के अंदर जहां पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन है। इसका जो सुप्रीमम इसको हम mn बोलते हैं, और ये मॉडुलस लेते हैं तो पॉजिटिव आएगी हमेशा ही, mn हमेशा आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स की में आएगी। तो अगर ये सीक्वेंस आपके पास आ रही है,
अगर ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज हो जाए, कहां हो जाए, mn है जो सीक्वेंस आपने बनाई है, अगर ये 0 पे कन्वर्ज हो जाती है तो आपके पास क्या आएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो 0 पे कन्वर्ज होगा। इफ एंड ओनली है, यानी कि हम अगर सुप्रीमम लेते हैं और mn मिल जाता है, अगर ये इन्फिनिटी पे या किसी नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू पे कन्वर्ज करती है तो हम आराम से पक्के विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि सर ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। एक बार इंग्लिश में और बता देता हूं बोल करके, fn आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है रियल वैल्यूड की जो i पर डिफाइन है, which converts point wise to a function f on i, then sequence converges uniformly to f on i if and only if सीक्वेंस mn ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइंड बाय, इस प्रकार डिफाइन करते हैं इसको, ये कन्वर्ज कर जाए 0 पर, कन्वर्ज नहीं कन्वर्ज टू 0, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, mn है वो 0 पे कन्वर्ज करेगी तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे तो चीजें हैं वो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगी, बट रिजल्ट मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लो स्टार एन क्या लगा लो इस पे, हम क्वेश्चन है वो इसकी हेल्प से ही करेंगे, इसको अच्छे से समझ लेना, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कई बार पूछ लेते हैं तो आपको पता रहना चाहिए। लेट ए सीक्वेंस fn ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन बी डिफाइंड ऑन i which converges to point wise a function f on i, यानी fn आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो i पर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, fn converges to f on i पॉइंट वाइज if we have a sequence xn in i, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने अलग कलर से लिखा है कि आपके पास जो सीक्वेंस है xn वो i में है, i आपके पास क्या है जिस पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन है, अगर ऐसी v है, इफ यदि हम एक ऐसी सीक्वेंस i के अंदर रखते हैं, कैसे कि मॉडुलस ऑफ fn xn माइनस fxn, अगर मैं एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढ पाऊं उस डोमेन i के अंदर जिसके सारे के सारे टर्म i में होनी चाहिए, किस प्रकार ढूंढ पाऊं कि जो fn है उसके अंदर मैं x की जगह xn रखूं और जो आपके पास fx है यहां पर xn रखूं और इसका मॉडुलस लेता हूं, तो यहां से मेरे पास जो भी मिल रहा है मुझे कोई ना कोई एक सीक्वेंस मिलेगी या मुझे कोई ना कोई यहां पर एक n में एक सीक्वेंस ही मिलती है, तो इसका वैल्यू अगर किसी c पर कन्वर्ज कर रही है, इसका मान है वो c पर अगर कन्वर्ज कर रहा है, कब, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, जहां c नॉन जीरो है, अगर c नॉन जीरो है देन fn इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना है, अगर 0 जा रहा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, अगर ये 0 की तरफ जा रहा तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, बट अगर ये c पर जा रहा जो नॉन जीरो है तो हम पक्का बोल सकते हैं कि जो आपके पास fn है वो f पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। हम देखेंगे आगे बार बार, जैसे xn कई बार 1/n ले लेंगे, fn 1/n माइनस f1/n, ठीक है ना, वो सुटेबल जो मैंने आपको इसीलिए बताए हैं कि 1/n है वो 0,1 ओपन इंटरवल के अंदर लाई करते हैं, क्लोज ए होगा क्योंकि सीक्वेंस के सारे टर्म यहां पर लाई करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी में लाई करेंगे, तो ये हमें थोड़ा सा पता रहना चाहिए। और ये जो रिजल्ट है, ये जो थ्योरम है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। डीनी थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, सपोज दैट fn इज ए मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, fn है ये कॉन्टिन्यूअस में है, मोनोटोनिक में है, ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट i, कॉम्पैक्ट सेट पे है, इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, कॉम्पैक्ट यानी क्लोज प्लस बाउंडेड सेट i पर, दैट कन्वर्ज ऑन i टू ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f, देन द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इज यूनिफॉर्म। क्या बोल रहा है, आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस है, उसके अलावा उसके मोनोटोनिक सीक्वेंस है यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, और कॉम्पैक्ट इंटरवल पर है, क्लोज प्लस बाउंडेड इंटरवल पर है, जो किसी फंक्शन f पे कन्वर्ज कर रही है, और जो f आपके पास है वो भी कॉन्टिन्यूअस है, तो उस केस में आपके पास कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस इज यूनिफॉर्म, उस केस में आपके पास सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस है वो आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म है वो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, जो लिमिट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस आना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के, इससे रिलेटेड हम 15-20 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में मुझे मिले। लगभग इसके लिए मैंने
पिछले 4-5 दिन से पीडीएफ भी बनाई है। उसके अलावा मेरे पास 3 बुक हैं, एक बी चौधरी की है, एक रॉबर्ट बाटले वाली है, एक सविता अरोड़ा वाली। इनके अलावा जो अपने जेपीएच और आरबीडी की बुक भी है। उसके अलावा मैंने नेट पे भी देखे कुछ रिजल्ट वगैरह, कुछ क्वेश्चंस वगैरह इधर उधर, तो जो मुझे लग रहा है अभी हाँ पूछ सकते हैं आपसे अलग अलग एग्जाम में, उनको एक साथ कलेक्ट किया है ताकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आए। ठीक है ना। तो आपको इस टॉपिक को लेकर के इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं, आप किसी के लिए तैयारी कर रहे हो। देखते हैं पहला एग्जांपल, द सीक्वेंस fn वेयर fnx बराबर x की पावर n, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0, k, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और 0, k, जहां पर k का मान 1 से छोटा है, एंड ओनली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन 0,1। सबसे पहले हम 0,1 में देख लेते हैं। यहां पर आपके पास मैं बात करूं fnx आपके पास क्या है, यहां पर x की पावर n है। पहला काम हमारा रहता है fx फाइंड आउट करना, और fx फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n, इसकी लिमिट निकालते हैं। अगर मैं बात करूं 0,1 में, तो हमने देखा भी था जब इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मान 0 है, जब इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मान 1 है। बट इसकी वैल्यू 1 और 0 से बड़ी है, 1 से छोटी और 0 से बड़ी है, उस केस में जैसे 1/2 की पावर n, 1/3 की पावर n, तो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाती है, और हमें पता है ये कहां पर कन्वर्ज करेगी, 0 पे, क्योंकि 1/2 की पावर n आएगी या 1/3 की पावर n आएगी। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहां जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि 0 आएगी जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा है, बट ये आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा, 1 हो, तो उस केस में 1 आ रहा है। यहां से ये लिमिट फंक्शन निकालते मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूं कि fn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है f। कैसे बोले सर, आप भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस हैं, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस है, बट इसका लिमिट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेसेसरी कंडीशन क्या थी, अगर आपके पास सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है f पर, तो सारे के सारे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बट यहां पर नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा, इसका मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस आ जाता तो कुछ नहीं कह सकते थे, फिर अपन फर्दर रिजल्ट यूज करना पड़ता है, एमएन टेस्ट या कोई और थ्योरम है उससे बता पाते। ठीक है ना। समस्या कहां आ रही है, 1 पर समस्या आ रही। बट दूसरी चीज ये ध्यान रखना, कभी भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट को पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं, तो ये नहीं बोल सकते कि 1 की वजह से प्रॉब्लम आ रही। अगर 1 की वजह से प्रॉब्लम आ रही तो 1 को हटा देते हैं, फिर देख लेते हैं। अगर 1 की वजह से प्रॉब्लम है तो मैं सेट ले लेता हूं 0,1, 1 हटा दिए, सेट में तो नहीं है। लास्ट टाइम 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, अपन देखे टेक्निकली तो वो क्वेश्चन गलत था, वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं, बट फिर भी आरपीएससी ने पूछा है और उसको माना। ठीक है ना, वो क्वेश्चन गलत है। कैसे, अपन यहां पर भी देख सकते हैं, भी आपके पास मान लेते हैं 1 की वजह से प्रॉब्लम, 1 हटा दिया हमने। अब हम देखें यहां पर, अगर ये वाला है जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं वो यहां पर भी यूज करेगा और यहां पर भी करेगा, इसमें भी हम देख सकते हैं। एक तो मेथड हमने ये देखा M1, इसको मेथड। सेकंड मेथड जो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि हमें एक सीक्वेंस लेनी है, तो मैं यहां पर एक सीक्वेंस ले लेता हूं xn, एक सीक्वेंस लेता हूं xn, और वो सीक्वेंस मेरे पास क्या रहेगी, वो रहेगी 1/n ना लेकर के मैं लेता हूं 1 - 1/n, तो यहां पर तो यूज में आ जाएगी, बट वहां पर गड़बड़ करेगी। 1/n में n का वैल्यू 1 लेंगे तो यहां पर आपके पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि 1 इस सेट के अंदर है नहीं। तो मैं ये सीक्वेंस ले लेता हूं 1/n। ये जो सीक्वेंस है वो आपकी क्लोज इंटरवल 0,1 हो या ओपन इंटरवल 0,1, दोनों में काम कर रही है, दोनों में लाई है। मैं इसको ओपन ले लेता हूं, जैसा तो क्लोज ले लो, क्लोज है तो यहां पर। अब यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि मुझे क्या निकालना है, मैं यहां पर आ जाता हूं, मुझे निकालना है fn xn की जगह रख देते हैं ये वाला, कि मैं डायरेक्ट एक बार xn - fx, ये बार बार अपन नहीं लिखेंगे, एक बार मैं लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब यहां पर xn की जगह ये रखना है, तो यह आ जाएगा 1 - 1/n की पावर। ठीक है ना। ओपन इंटरवल में बात करें अपन, इसमें करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट, कि सर ये लिमिट फंक्शन ही आपका क्या है,
डिसकंटिन्यूअस है तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं रहेगी। इसमें अपने को प्रॉब्लम आ रही थी, तो 0 है, इसमें 1 है नहीं, तो आपके पास जो लिमिट फंक्शन है इसके अंदर आप देखोगे तो एफ एक्स है वो कितना आ जाएगा, एफ एक्स है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो है ही नहीं। अब अगर हम देखें तो ये -0 है, और आप देखोगे ये वाला कन्वर्जेंस कहां कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंट का मतलब इसकी लिमिट कितनी आ रही है, तो इस फंक्शन की लिमिट हमने निकाली थी, इसकी लिमिट आती e की पावर -1 या 1/e, कब, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये क्या आ रहा है, c का मान कितना आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, यानी इसकी लिमिट 0 नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है एफ के ऊपर। ये तो दिखाया था हमने, क्या बोल रहा था, एफ एन एक्स एन माइनस एफ एक्स एन का जो मॉडुलस है वो किसी एक नंबर सी पर कन्वर्ट कर रहा है। अगर सी नॉन जीरो है तो हम पक्का बोल देंगे कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एक्स पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है। एक बार वापस चाहो तो स्टेटमेंट देख सकते हो, एफ एन एक्स एन माइनस एफ एक्स एन ये सी पर कन्वर्जेंट कर रहा है, सी पर कन्वर्ज हो रहा है, एन टेंड्स टू इंफिनिटी पर सी नॉन जीरो है, तो ये आपके पास सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो अगर 1 की वजह से प्रॉब्लम थी तो 1 हमने हटा दिया है। इस इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल 0,1 के अंदर भी ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर 1 नहीं, 1 का नेबरहुड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए बोलते हैं नेबरहुड या डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो यहां पर अगर हम के ले लेते हैं 0,k, तो उस केस में ये काम कर जाएगी। और आप देख भी सकते हो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस भी है, और 0,k पर अपन करेंगे तो एम एन टेस्ट से भी अपन देख सकते हैं, ठीक है, एम एन टेस्ट से भी अपन देख सकते हैं, या अपन बात करें मोनोटोनिक सीक्वेंस बन जाएगी इस इंटरवल के अंदर। ये कॉम्पैक्ट इंटरवल है, मोनोटोनिक है, कॉन्टिन्यूअस है, और इसका जो लिमिट फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो डीनी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि क्लोज इंटरवल 0,k में जहां k की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, वो बन जाएगा, ठीक है ना। या एम एन टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1 ले या क्लोज 0 ओपन 1 ले, दोनों ही केस में जो सीक्वेंस है वो आपकी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। तो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स बराबर एक्स की पावर एन 1 प्लस एक्स की पावर एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट 0,2। 0,1 में भी है बट बुक में 0,2 था तो मैं 0,2 लिख दिया, क्योंकि कई बार जो भी एग्जामिनर है वो डायरेक्ट ही बुक से उठाते हैं, ठीक है। कैसे नहीं है, तो सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट निकालना है, यानी एफ एक्स बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर। अगर आप देखोगे तो इसकी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी पर वो थोड़ा सा मुश्किल है, निकाल नहीं सकते हैं डायरेक्ट, तो मैं क्या करता हूं यहां पर +1 कर देता हूं और -1 कर देता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या भाई, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 - 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर एन। ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम ही है, 1 प्लस एक्स की पावर एन में भाग दिया तो 1 माइनस दिस आ गया। अब आप देखोगे यहां पर तो इसकी वैल्यू, जब आपके पास एन का मान, एक्स का मान 0 है, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई, जब एक्स की वैल्यू 0 रखी तो आपके पास ये आ गया है 0, 1 माइनस 1 0 आ गया है, जब एक्स का मान क्या रखा आपने 0 रखा, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आपने 0 रखा। अगर मैं रखता हूं यहां पर 1/2, या पहले 1 रख लेते हैं एक बार, 1 पर आपके पास कितना आएगा, जैसे 1 रखा तो 1/2 आ गया, जब x बराबर आपने रखा 1 रखा, 0 और 1 के बीच में और देख लेते 1/2 रखा तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1/2 की पावर n, ये आपके पास कितना आ गया है 1/2 की पावर n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 जाएगा तो 1 माइनस 1 0। तो यानी कि जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन 1 से छोटा है तब इसकी वैल्यू है वो 0 आती है। अब हम देखते हैं 2 पर, x बराबर 2 पर जैसे यहां पर 2 रखा तो 1 माइनस 1 2 की पावर n, 2 रखा तो ये आ जाएगा 2 की पावर इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी, ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इंफिनिटी, 1/∞0, तो इसका मान आ जाएगा आपके पास 1 जब x बराबर आपके पास 2।
अब 1 और 2 के बीच में, यानी अपन 3/2 रखेंगे तो यहाँ पर 3/2 की पावर n, ये भी कहां जा रही है, इंफिनिटी की तरफ जाएगी, तो इसकी वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, बराबर है, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अगर हम देखें यहां से, तो हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन आ रही है। लिमिट फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, जबकि ये सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस हैं, बट इसका लिमिट फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। मैं बोल सकता हूं यहां से ये डिसकंटीन्यूअस है, तो दिस इंप्लाइज, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, जो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन थी कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और लिमिट फंक्शन अगर उसका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, तो उस केस में वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर सकती है, जबकि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज तो कर ही रही, भाई इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जरूरी नहीं एक पॉइंट पे करे, या जरूरी नहीं जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो, फंक्शन होना चाहिए यानी कि एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करेंगे वहां से और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। द सीक्वेंस fn where fn x n square x 1 minus x की पावर n x है वो 0,1 के अंदर है। ये फंक्शन सारे कॉन्टिन्यूअस हैं और इनका जो लिमिट फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस है, बट fn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज भी इसका एग्जांपल है। तो अपन देखें, सबसे पहले fx निकालें, सबसे पहले हम fx निकालें तो वो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर x 1 माइनस x की पावर n होल पावर। ठीक है ना, इसका अपन मान देखें, देखो x का मान जैसे 0 रखा तो 0 रखते ही 0 आ गया, जैसे 1 रखा तो 1 माइनस 0, और जैसे ही हम इसके अलावा रखेंगे, जैसे हाफ रखा तो जैसे हाफ रखा तो आपके पास कितना आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू हाफ, और ये आ जाएगा हाफ की पावर n यानी 1/2 की पावर, तो ये आ गया n स्क्वायर 2 टाइम 2 की पावर n। और हमें पता है डोमिनेटिंग बिहेवियर से हमने देखा था, क्या देखा था, सबसे पहले n की पावर n इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल, फिर ग्रेटर देन क्या होता है वहां पर a की पावर n, a का मान 2 से बड़ा ये, फिर पोलिनोमियल आता है, फिर log n आता है, यानी ये तेजी से रैपिडली कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसकी कहां पर जाएगा, ये जब इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, यानी जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो भी कहां जा रही है, 0 पर ही जा रहा है, यानी कि ये आपके पास 0 आ गया है, लिमिट फंक्शन है वो 0 आ गया, यानी fn x है वो 0 पर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बट यहां से हम ये नहीं बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। जैसे हमने देखा था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने पढ़ी है, उसमें देखा भी था, अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो एनालिटिक भी हो जाएगा। उसका काउंटर एग्जांपल हम ये भी लेके चलते हैं, मोड ऑफ एक्स वाई की पावर, शायद मोड ऑफ एक्स वाई पावर 1/2 था या सिंपल था, एक बार देख लेना वो। तो वहां पर हम ये काउंटर एग्जांपल लेके चलते हैं, 1/2 ही होना चाहिए शायद। तो ये वाला जो फंक्शन है जो CR इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है बट एनालिटिक नहीं है, तो यहां पर भी आपके पास इस टाइप के फंक्शन काफी मिल जाएंगे जिनका लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं। कैसे नहीं है ये चेक करने के लिए अब हमें जाना पड़ेगा है या नहीं, दोनों ही चीज चेक करने के लिए एक्स्ट्रा रिजल्ट या कोई थ्योरम का यूज लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर ले लेता हूं x की वैल्यू 1/n, ठीक है ना, अलग अलग हैं चीजें। ये चीजें आपको कैसा पता चलेंगे सर हमें क्या लेना कैसे लेना, ये चीजें टाइम के साथ धीरे धीरे आपके अंदर बिल्ड होंगी। आपको देखना होगा कि मुझे एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी है इस डोमेन के अंदर, और वो लेने के बाद मोड fn xn माइनस fxn तो 0 है, उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो पे कन्वर्ज कर जाती है तो वो सीक्वेंस काम कर जाएगी। बट ध्यान ये रखना सीक्वेंस हमें इसके अंदर लेनी है। तो मैं ले लेता हूं xn 1/n ले लेता हूं, और जो आपकी बिलोंग करे क्लोज इंटरवल 0,1। ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कुछ सीक्वेंस हैं जो आपको ध्यान में रखने। आप देख सकते हो सीक्वेंस के सारे टर्म इसके अंदर हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, दिस fn
एक्स एन, मैं डायरेक्ट रख देता हूं एक्स एन की वैल्यू यहां पर, तो ये एन स्क्वायर आ गया है, एक्स की जगह 1/n रखना है, 1 माइनस 1/n की पावर n रखना है इसका मॉडुलस, क्योंकि माइनस तो 0 है, एफ एक्स तो 0 है, एफ एक्स। अब इसका आप मान निकालोगे, यानी इसकी लिमिट निकालनी है एक प्रकार से, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप देखो सर आपने कहा लिमिट लिखा ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना अपन, तो यहां पर मैंने जो लिखा ना कन्वर्ज टू n सी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब यही है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स एन माइनस एफ एक्स। तो आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, एक बार ध्यान रखने के लिए, आप चाहो तो इसको एम एन नाम दे दो, या आप चाहो तो इसको ए एन नाम दे दो, कुछ भी आपकी मर्जी है ना, ये कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको ए एन दे दो, लिमिट ए एन अगर एन टेंड्स टू इंफिनिटी पर, ए एन इसको नाम दे देता हूं मैं, और लिमिट ए एन टेंड्स टू इंफिनिटी पर अगर किसी नंबर सी पर आ रहा, इसका सी आ रहा, ये लैंग्वेज और ये एक ही बात, अपन ये तो लेते हैं एक्स एन टेंड्स टू एन एक्स पर, इसका मतलब लिमिट एक्स एन की वो एक्स आ रही, ठीक है ना। तो ये देखो आपके पास कितना आएगा बताओ, आप कहोगे सर एन से एन कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल आ गया है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर बचा एन, आप कहोगे सर इसकी लिमिट हमें पता ही है, ए की पावर -1 या ई आ गई है, आप कहोगे सर ये तो इंफिनिटी पे कन्वर्ज कर रही है, बिल्कुल सही बात है, 0 पे नहीं कर रही है, और हमें करना ये है कि एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी है जो 0 पे कन्वर्ज ना करे, इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस हमें मिल गई है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, और दिस इंप्लाइज एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है नहीं है। अगर सर हम एक कोई सीक्वेंस लेते जैसे 1/n ली, और ये वाली जो सीक्वेंस आई ये 0 पे कन्वर्ज कर जाती, तो हम बोल देते क्या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, बिल्कुल नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमें पता भी काउंटर एग्जांपल है, किसी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए लिया जाता है। अगर कोई हमें बताना भाई ये चीज गलत है, तो हम एक काउंटर एग्जांपल एक एग्जांपल से बता सकते हैं जिसको संतुष्ट नहीं करा। बट अगर हमारे पास एक एग्जांपल से मतलब ये लेने से 0 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी के लिए हो जाएगा, हो सकता है दूसरी सीक्वेंस के लिए नॉन जीरो मिल जाए। तो अगर प्रूफ करना है ये है, तो फिर हमें एम एन टेस्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें यह दिखाना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए जो उस प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर दे, तो हम बोल सकते हैं वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, नहीं होगी। आप समझ गए होगे ना जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, है ना। इतने समझदार तो हो भैया, आपने एमएससी भी की है, आपने बीएससी की है, वहां पर आपने पढ़े होंगे चीजें, बीएससी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। वही बात है, देखो मैंने बताया था कि प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, बट बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। तो बाउंडेड सीक्वेंस हमने एक दिखा दी -1 की पावर n, या आप बोलते कि सर ये बाउंडेड सीक्वेंस है, ये तो कन्वर्जेंट हो रही है 0 पर, ठीक है। इसका मतलब सारी बाउंडेड कन्वर्जेंट हो जाएंगे, नहीं, अपने को नहीं है। तो एक एग्जांपल मैंने ये दिखा दिया कि बाउंडेड है जो 0 पे कन्वर्जेंट नहीं हो रही है ना। बाउंडेड कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब अगर एक सीक्वेंस से पहले हम ये उठा लेते 0 पे हो जाती, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बट कन्वर्जेंट बाउंडेड होती है तो हमें प्रूफ या उसका पूरा दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं भाई डायरेक्ट बोल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा थोड़ा माइनर सा चेंज है इनमें, इसलिए रटना नहीं है, अगर आप रटने बैठोगे ना तो मार खा जाओगे भाई। देखो यहाँ पर एन स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ एन आ गया है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो आपको देखना है, सबसे पहला काम हमारा एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा वापस, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी और एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर हाफ वापस 0, क्योंकि 0 पर 0, 1 पे 1 और हाफ पे करेंगे तो सेम वही प्रॉपर्टी बन रही, एन अपॉन 2 की पावर एन, वहां एन स्क्वायर था तो ये 0 आ गया। वापस मैं ए एन निकाल लेता हूं, ए एन नाम दे देता हूं उसका मॉडुलस के अंदर, ठीक है ना। क्या आ जाएगा बताओ, मैं लिमिट ले लेता हूं यहाँ पर पहले, सॉरी वो सीक्वेंस ले लेता हूं, और मैं यहाँ पर सीक्वेंस चूज करता हूं, वो ले लेता हूं एक्स एन है, तो वापस 1/n ले लेता हूं। जैसे ही एन मैंने 1/n लिया तो आपके पास लिमिट, चलो मैं सीधा लिमिट लगा देता हूं किसके, मॉडुलस n इंटू 1/n, 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n और -0,
n से n कैंसिल आउट, और ये आपके पास 1/e आ गया है जो कि नॉन जीरो है। दिस इंप्लाइज, यहां से डायरेक्ट बोल देते हैं fn है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट fa नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर पे ये कन्वर्ज कर रही है। सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। fn n x की पावर n 1 माइनस एक्स, यहां पर nth पावर यहां थी, यहां पर पावर आपके पास वापस आ गई है, मतलब x पर आ गई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। 0,1 की बात कर रहा है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। fx बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n x की पावर n 1 माइनस एक्स। जैसे यहां पर रखोगे इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों? कि सर 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1, 1/2 रखा तो ये आ जाएगा 1/2 यहां से, 1/2 की पावर n वापस, इसकी वजह से क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो ये 0 डायरेक्ट मैं निकालता हूं लिमिट, पहले हमें सीक्वेंस लेनी पड़ेगी, और एक्स एन अगर मैं 1/n ले लेता, यहां पर मान के चलो एक बार मैं 1/n ले लेता हूं जैसे हम ले रहे हैं, तो यहां कितना आएगा? n इंटू 1/n, 1 माइनस 1/n, सॉरी क्या आएगा यहां पर? n इंटू एक्स की जगह रखा मैंने 1/n, तो 1/n की पावर n, यह आ जाएगा 1 माइनस 1/n। तो यहां पर आप देखोगे तो 1 माइनस n माइनस 1/n, और ये आ जाएगा n माइनस 1। यहां पर n से n कैंसिल आउट हो गया। यहां पर पोलिनोमियल आ रहा है, यहां n की पावर n, ये कहां जाएगा? ये तो 0 पर जा रहा है, और आप बोल दो कि 0 पर जा रहा है सर, यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं बोलना है, क्योंकि जरूरी नहीं ये सीक्वेंस, यहां पर ये सीक्वेंस है वो वर्क नहीं करेगी, 1/n है वो काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है। तो फिर सर कैसे? मैंने कहा टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे पता चलेगा हमें। तो ये अगर मैं यहां पर ले लेता हूं 1n/n + 1, और ये वाली सीक्वेंस क्लोज इंटरवल 0,1 में लाई कर रही है, 1 ओपन हो तो भी काम कर जाएगा। n का मान 1 रखा तो हाफ, 2 रखा तो 2/3, और n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1 आएगी। ये सीक्वेंस इस सेट के अंदर है, और मैं अगर यहां पर निकालूं, क्या निकालें? यहां पर अपन निकालें लिमिट मॉडुलस, n की जगह मुझे ये रखना, तो n इंटू x की जगह मुझे रखना है n अपॉन n प्लस 1 की पावर n, और ये आ जाएगा 1 माइनस n अपॉन में n प्लस 1, ये मॉडुलस आ गया। अब यहां से आप देखोगे तो लिमिट, यहां देखो इसको मैं n को नीचे ले जाता हूं, और ये वाला देखो एलसीएम लेते हैं, तो ये n + 1 माइनस n से n कैंसिल आउट, यहां नीचे n + 1 बचेगा, ऊपर n, मैं एक तो ये लिख देता हूं n अपॉन में n + 1, साथ में यहां पर मैं n को नीचे ले जाता हूं, तो ये बचेगा 1 अपॉन में 1 + 1 अपॉन n की पावर n का मैंने इसको नीचे लेके भाग दे दिया यहां पर, तो n से n 1 + n की पावर n। अब इसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे लगाओगे, तो इसका लिमिट तो आपके पास 1 जा रहा है, और इसकी लिमिट आपके पास कितने आ रही है भाई? 1/e, इसकी लिमिट e आ रही है, तो इसका मान आ रहा 1/e, जो कि नॉन जीरो है। दिस इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज, मैं इसको मिटा देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। दिस इंप्लाइज fn है वो f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। आ रहा ना समझ में चीजें? तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है वो करना है, तो सिर्फ हमें एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी है, सर्च करनी है, और वो टाइम के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी, और आपको देखकर भी लग जाता है। तो डायरेक्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा जल्दी करते हैं। fx अपने पास कितना आ जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लिमिट निकालना तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nx e की पावर माइनस nx, a की वैल्यू यहां पर कितना आ रहा है? सॉरी प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा तो प्लस e की पावर nx, यहां पर a का मान e है, 1 से बड़ा है, तो ये तेजी से बढ़ेगा, दिस इंप्लाइज 0। और यहां से आपको देख के पता चला x की जगह मैं सर 1/n ले लूं, x की जगह मैं 1/n ले लेता हूं, तो सर लिमिट है मेरे पास कितने आ जाएगी? n इंटू 1/n e की पावर माइनस n इंटू 1/n। सर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, e की पावर -1 यानी 1/e, दिस इज नॉट 0, दिस इंप्लाइज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज fn है वो f पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं कर रहा है। सो सिंपल, यहां से देखकर ही आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस करने के बाद।
नेक्स्ट यहां पर देखें तो वापस अगर हम x बराबर, पहली बात तो fx है, यहां पर 0 आएगा, डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, fx 0 आएगा। और अगर मैं यहां पर ले लेता हूं xn बराबर 1/n, जैसे 1/n लिया तो आप देखोगे मोड के अंदर क्या बनेगा, n स्क्वायर इंटू 1/n² e की पावर माइनस n इंटू 1/, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या आ रहा है 1/e आ रहा है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज fn है वो f पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। आ रहा समझ में चीजें। तो हमें इस चीज को अगर आपको नहीं दिखाना भी यूनिफॉर्म, तो आप क्या करोगे, mn टेस्ट लगाओगे, जो इसका डेरिवेटिव करो वहां निकालेंगे, बहुत लंबा चौड़ा गंदा सा काम आएगा। जो mn सीक्वेंस आएगी ना, जो 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगी, काम लगभग वैसा ही हो रहा है भाई, जरूरी नहीं इसी पर है, वहां 1/2n या कुछ और पॉइंट आ सकता है, बट ये सोचकर मानकर चलो कि इस सीक्वेंस के लिए या इस पॉइंट के लिए एक प्रकार से माने, इसके लिए अगर ये 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रही है तो सुप्रीमम के केस में तो 0 पे कन्वर्ज कैसे कर सकती है भाई, है ना। तो हमें डायरेक्ट करना है, टाइम बचाना है, अदरवाइज इसका डेरिवेटिव करो, फिर 0 के बराबर रखो, फिर डबल डेरिवेटिव करो, चेक करो नेगेटिव है पॉजिटिव है, सुप्रीमम पर या मैक्सिमा पे हमें सुप्रीमम मिलेगा, फिर जो मिलेगा वो 0 पे जा रहा है नहीं जा रहा। हमें शॉर्टकट डायरेक्ट इस रिजल्ट से, उस थ्योरम की हेल्प से करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है भी वो। यहां पर आप देखोगे, बताओ क्या रखें, यहां पर x की जगह 1/n रखने से काम हो जाएगा क्या, x की जगह 1/n रख दूं तो काम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। fx मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, fx बराबर 0 है, लिमिट, यहां से मैं बात करूं xn 1/n, कहां पर बात कर रहा, 0 to 1 में, बिल्कुल ये काम कर रही है। और जैसे ही हम निकालेंगे मॉडुलस, तो यहां पर n स्क्वायर 1/n e की पावर माइनस n इंटू 1/, ठीक है। आप देखोगे यहां से तो ये बचेगा n/e बचेगा, और ये कहां पर जाएगा, ये इन्फिनिटी पर जाएगा, 0 पे नहीं जाएगा। अपने को काम क्या करना, जहां पर 0 हो रहा है ना, जिस वजह से उसको कैसे ना कैसे करके कांस्टेंट बना देना है। तो इसकी वजह से अगर ये यहां पर n में बच जाता, नीचे आता, ये पोलिनोमियल होता, तो उस केस में ये 0 बना देता, तो ये हमारी काम नहीं करती है, ठीक है ना। अगर आप 1/√n लोगे तो काम नहीं करेगी यहां पर। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के ये चुनाव करना है कि सीक्वेंस हमें क्या ले रहे। नेक्स्ट देखो nx e की पावर माइनस nx², तो यहां से आप क्या ले सकते हो भाई, बताओ x की वैल्यू इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, x की वैल्यू बताओ क्या लोगे, 1/√n लेने से काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है। तो x तो मेरे पास 0 आ रहा है, xn है, इसको मैं ले लेता हूं 1/√n। जैसे मैंने ये ले लिया यहां पर, तो आपके पास लिमिट मॉडुलस n इंटू 1/√n e की पावर माइनस n और √n का स्क्वायर 1/n, और आप देखोगे ये कैंसिल आउट, ये बचेगा आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर √n बच गया है, नीचे e बच गया है, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, या मैं बोलूं इसको इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा। यहां से हम बोल सकते हैं fn है वो f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, नहीं है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। क्लोज इंटरवल a कोमा b कोई भी ले लो जो 0 को कंटेन कर रहा है, 0 को कंटेन करने वाला कोई भी क्लोज इंटरवल लेंगे तो उसके अंदर ये क्या नहीं होगी, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, fx है इसके लिए भी 0 आएगा, क्योंकि नीचे n² है, ऊपर n है, पावर n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, नीचे पावर ज्यादा है, एक प्रकार से पोलिनोमियल रूप में ट्रीट कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। ये 0 आ गया, वापस xn हमें क्या लेना है बताओ भाई, आप बता सकते हो, तो आपको समझ में आ गया कि सर हमें x से इंडिपेंडेंट बनाना है और 0 पे नहीं जाए, तो x की जगह मैं 1/n ले लेता हूं, तो ये काम कर जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, x की जगह n रखा तो n इंटू 1/n, 1 प्लस n² इंटू 1/n², और ये आप करोगे तो ये कैंसिल आउट, 1 नीचे 1 प्लस 1, यानी कि 1/2 आ रहा है, जो 0 नहीं है। और 0 नहीं है तो सर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि fn है वो f पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, nx1 प्लस nx² इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। क्या रखें बताओ भैया, आप बताओ क्या रखना चाहिए यहां पर, क्या रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए सर। पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट तो निकालो, बाद में रखेंगे। सबसे पहले पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं। यहां पर n है वो सेम है ऊपर नीचे,
और ऊपर नीचे अगर आपके पास n सेम है, यानी fnx का अगर हम निकालें तो आप कहोगे सर n का जो गुणांक है वही आ जाता है, तो n का गुणांक है तो इसकी वैल्यू देखो, x जब 0 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है, नीचे 1 + 0 तो 0 आ गया। जब x का वैल्यू 0 नहीं है, x ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमेशा 1/x आएगा, हमेशा 1/x आएगा, बिल्कुल आएगा सर। n का गुणांक x है, नीचे x² है, एक x कैंसिल आउट हो गया, 1/x आ गया। सर ये तो आपका फलन है वो असतत है, असतत है, यानी डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस है, बिल्कुल है, और डिसकंटीन्यूअस फलन है, जबकि ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है फुलफिल नहीं हो रही है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करना है, fn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज पर नहीं है। आगे कुछ चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस आ जाता फिर हमें चेक करना पड़ता क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये सर यहां पर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस जहां पर नोट कन्वर्जेंस है, क्या रखें सर, पहले बात तो मुझे बताओ fx क्या आएगा, fx यहां पर नीचे पावर 3 है, ऊपर 2 है तो 0 आ जाएगा, पावर सेम होती है तो गुणांक आता है, नीचे ज्यादा तो 0, ऊपर ज्यादा तो इन्फिनिटी आ जाता। फिर सर हमें निकालना है xn, अगर xn सर मैं यहां पर 1/n ले लेता हूं, क्या बनेगा देखते हैं, चेक करते हैं, सेट हो रहा नहीं हो रहा। x बराबर 1/n लिया मैंने, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और मोड n² 1/n, 1 + n³ 1/n²। यहां पर आप देखोगे तो ये बचेगा ऊपर n और नीचे 1 + n, और इसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे आप निकालोगे सर ये तो 1 आती है, नॉन जीरो रियल नंबर आ रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। दिस इंप्लाइज fn पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं कर रही है। आ रहा समझ में, बिल्कुल आ रहा सर, अब तो हमें मजा भी आ रहा, समझ में भी आ रहा है, सब चीजें हो रही, यूजुलाइज भी होने लगे होंगे कि किस प्रकार हम सीक्वेंस लेते हैं। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये बोला यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। अब आप देखो एक बार, ये नहीं लिखा हुआ, आपको चेक करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। आप क्या करोगे, सबसे पहले fx निकाला, यहां पर fx जैसे निकाला इसकी वैल्यू सर 0 आ गई। सर मैं एक बार 1/n लेके देख लेता हूं क्लोज इंटरवल में, मैं क्लोज इंटरवल 0,1 ले लेता हूं, 1/n में लेता हूं तो क्या लफड़ा आ रहा है, ये x आ गया है 1 + ये n आया है और यहां 1/n² आ गया, एक n से n कैंसिल आउट हो गया है, ये nx आ जाएगा, ये आ जाएगा n + 1 आ जाएगा। सर ये तो x पर डिपेंड कर रही है, x को मैं हटा ही नहीं सकता हूं, यहां से x पर डिपेंड कर रही है ना, तो उस वजह से प्रॉब्लम है। बाकी आपने देखा होगा सभी जगह x से हमें उसको इंडिपेंडेंट बना देते थे, तो वहां पर नहीं हो रहा, गड़बड़ हो रहा है, इस टाइप से नहीं ले सकते हैं। और इसको तो वैसे भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो हम जाते हैं अपने टेस्ट mn टेस्ट, और mn टेस्ट क्या बोलता है एक बार वापस लिख देता हूं। mn हमने बनाया था सुप्रीमम x बिलोंग्स टू i, और ये होता है fnx - fx। ये जो mn सीक्वेंस है वो ऐसे बनती है, अगर ये 0 पे कन्वर्ज करेगी तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, नॉन 0 पे कन्वर्ज करेगी तो आपका क्या बन जाएगा, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, है ना। ऐसा ही हमें करते थे। तो देखो ये सुप्रीमम निकालना, किसी फंक्शन का सुप्रीमम के लिए हम मैक्सिमा मिनिमा वाले कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर देखो आप, मैं यहां पर ले लेता हूं y है, उसको मान लेता हूं एक बार, fnx को y मान लेता हूं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। y डैश क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा सर 1 + nx² का होल स्क्वायर, u/v से करेंगे 1 + nx² एज इट इज, इसकी वैल्यू 1 - x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सर 2nx आ जाएगा। ये तो सर आपके पास सोल्व करेंगे तो माइनस का 2nx², ये प्लस का तो आ जाएगा 1 - का nx², और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 + nx² का होल। और मैक्सिमा मिनिमा नेसेसरी कंडीशन क्या है, इसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। जैसे यहां पर 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x का मान है वो 1y ± का √n आ जाएगा। आ रहा नहीं यार, बस ये बता दो मुझे। फिर हम क्या करते हैं, एक तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, बट इतना लंबा चौड़ा काम हम करेंगे नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं सर, हमें इस लाइन से, इसको क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड से बता सकते हैं। जो जो पॉइंट आए हैं उसको यहां दर्शाओ, ये शायद आप सभी ने पढ़ा है।
फिर क्या करते हैं, देखो x का है ना, तो x का साइन देखना, x की हाईएस्ट पावर है, उसके कोफिशिएंट का हमें साइन देखना है, उसका जो गुणांक है उसका साइन माइनस है, माइनस है तो राइट साइड से माइनस से स्टार्ट करते हैं, ये माइनस प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस से स्टार्ट करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि मैक्सिमा के लिए अगर आपके पास जैसे कोई भी कर्व है, ये वाला मैक्सिमा के लिए देखो क्या होता है, ये इस अगर ये पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रही है, इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम मिल रही है, तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो आप टेंजेंट खींचोगे, डी बाई डी एक्स का मान निकालोगे, वो पॉजिटिव है, क्योंकि टेन थीटा का मान पॉजिटिव तभी आएगा, थीटा जब न्यून कोण हो। जब इसके राइट साइड में देखोगे, अगर आप टेंजेंट खींचते हो, वाई डैश का मान देखते हो, तो ये सर नेगेटिव है, क्योंकि जो एंगल है वो अधिक कोण है। मिनिमा के केस में ये अधिक कोण बनेगा, नेगेटिव, अगर ऐसे खींचेंगे तो पॉजिटिव। तो यानी सर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो मैक्सिमा मिलेगा, सुप्रीमम या मैक्सिमा मिलेगा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो उस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमें जाना है सुप्रीमम वैल्यू, मैक्सिमम, तो माइनस से प्लस लेते हैं तो सर हमें मैक्सिमा मिलेगा, यानी मैक्सिमा 1/√n पर मिलेगा। और जैसे ही मैं 1/√n रखता हूं तो यहां पर mn मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, जहां n है वहां √n रख दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√n। एक सेकंड, चलो ठीक है, x से इंडिपेंडेंट वाला जो मैंने बोला था ना, वो गलत बोल दिया था गलती से, इसको वापस देखते हैं एक बार। 1/√n प्लस 1/n, और ये आ जाएगा आपके पास, ये है ना, n से n कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा 1/2√n। और आप देखोगे mn एक सीक्वेंस मिल रही है, भाई हमने प्रूफ किया है, और ये जो सीक्वेंस है ये 0 पे कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो हम बोल देंगे fn है वो f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हमने गलती, देखो गलती मेरे समझ में आ गई है, जल्दबाजी में कैसे हुई, x/1 + nx², x/ में 1 + nx², और अपने सीक्वेंस ली थी ये fn है ना, 1/n सीक्वेंस ली थी, आपने बोला ये x, यहां पर वैल्यू रखना भूल गए थे, गलती से कई बार हो जाते हैं, तो यहां पर आएगा 1/n, ये आएगा 1 + n × 1/n²। चलो ठीक है, टाइम से याद आ गया, ज्यादा लेट नहीं हुई, तो ये आ जाएगा 1/n, और ये n से n कैंसिल आउट, और ये आपके पास बचेगा n, तो इसको मैं लिख सकता हूं n + 1, n से n कैंसिल आउट, 1/n + 1 आ गया, जो 0 पे जा रही। तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। वहां पर अपन ने x का मान रखा ही नहीं, डायरेक्ट यहां रख दिया था। तो गलतियां हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, और मेरे भी हो सकते हैं छोटी मोटी, बट आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं बार बार लास्ट में बोलता भी वीडियो के, कई बार दिमाग में चलता रहता है चीजें, तो कुछ चीजें हैं वो गलत हो सकती है, तो आप इस चीज को सही कर लें, छोटी मोटी मान सकते हैं भी, हाँ नॉर्मल चीजें हैं, मैं भी आपके जैसा ही हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, x का मान 0 to k का मान कोई भी फाइनाइट वैल्यू है, पॉजिटिव है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, यहां पर 0 to इन्फिनिटी कर लेंगे ना ओपन इंटरवल, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। फंक्शन है 1 + nx, तो हमें क्या करना, डायरेक्ट सबसे पहले fx निकाला, और fx निकाला तो 0, क्योंकि n टेस्ट इन्फिनिटी, 1/∞ 0। mn टेस्ट लगाएंगे, तो mn टेस्ट के लिए सबसे पहले y मान लेते हैं, इसको y बराबर 1 + n + x, फिर y डैश निकालते हैं, सर y डैश निकाल लेते हैं, चलो n + x का होल स्क्वायर, n + x एज इट इज रखा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, -1 एज इट इज रखा, x का 1 आ गया, तो यह आ जाएगा माइनस का 1/nx की पावर स्क्वायर। ये सोशन आपके पास नॉन नेगेटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू हमेशा वैसे भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि fnx है या fx है, y बराबर fnx है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी सुप्रीमम है वो इनिशियल पॉइंट पे मिलेगा, यानी 0 पर इसका सुप्रीमम मिलेगा। तो n बराबर जो भी इसका mn है सीक्वेंस मिलेगी कहां पर, एट 0 पर, तो ये n + 0 यानी 1/n आ गया, और ये आपका 0 पे कन्वर्ज करेगी। यही तो होता ना, mn अगर जो सीक्वेंस मिलेगी अगर वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो हम डायरेक्ट यहां से बोल सकते हैं कि fn है वो f पर
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता तो के पर करता, ठीक है ना। यहां 0 से इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो एफ एन एक्स बराबर एक्स अपॉन एन प्लस एक्स, यहां पर ऊपर एक्स भी आ गया है, सिंपल सीधा काम, एफ बराबर 0 वाई बराबर एक्स। जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो हमें इसी टेस्ट से जाना पड़ेगा मेन, अगर नहीं है तो चेक करने के लिए सीक्वेंस वाला थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। वाई डैश एन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां रखा एन प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स इंटू 1, और यहां से आप देखोगे क्या देखेंगे, x मैंने रखा एज इट इज और यहां पर आ गया x, तो ये कैंसिल आउट, x से x, चलो इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर n आ जाएगा, तो फिर हम नहीं बोल सकते हैं, इसको हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या प्रॉब्लम है, यहां तो n प्लस एक्स का स्क्वायर, एन प्लस एक्स एज इट इज रखा, एक्स की वैल्यू 1 रखी, माइनस एक्स एज इट इज रखा, और यहां पर डेरिवेटिव 1 आया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। यह आ जाएगा एन अपॉन में एन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों आएगा सर, ये तो नॉन नेगेटिव रहेगा हमेशा, एक्स भी पॉजिटिव है, एन भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ही रहेगा, एन हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि एन तो नेचुरल नंबर लेके चलते हैं। एफ एन मैंने शुरू में लिखा था डेफिनेशन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, एफ एन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो मैक्सिमा है वो एंड पॉइंट यानी के पर मिलेगा, तो यानी एम एन मेरे पास कितना आ जाएगा, के अपॉन में एन प्लस के, और इसकी लिमिट आप निकालोगे एम एन की, तो वो कितनी आएगी, वो सर 0 आएगी। के तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए यहां पर के को इन्फिनिटी नहीं ले सकते भाई, ठीक है ना। यहां पर के को कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ध्यान रखना, के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहां पर के अपॉन एन प्लस के है वो 0 आ जाएगा। तो ये वाली जो सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, कितनों को रटोगे, जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहां पर लेने का प्रयास किया है, सेम यहां पर करेंगे। तो x बराबर 0 है, y बराबर x अपॉन में 1 प्लस एन एक्स है, और यहां पर y डैश में निकाल लेता हूं, 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर है, ये 1 प्लस एन एक्स किया, यहां पर 1 किया, माइनस ये किया x और साथ में n किया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एन एक्स का होल। कैलकुलेशन भी चेक करते रहना, गलती हो सकती है थोड़ी बहुत। ये वापस ग्रेटर देन 0, तो यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गया है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आने का मतलब है कि के पर इसकी वैल्यू अधिकतम आएगी, तो एम एन आपके पास आ जाएगा के अपॉन 1 प्लस एन के, और ये वाली आपके पास सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट कर रही है जब एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वापस से ये बाई एम एन टेस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर हमें पता है, वापस पहले तो f बराबर 0 ले लेता हूं, और यहां पर xn सर मुझे दिख रहा है डायरेक्ट 1/n ले लेते हैं, इसके अंदर बिलोंग कर रही है, बिल्कुल सर यहां पर कर रही है। फिर मैं लिमिट निकालता हूं, मॉडुलस x की जगह 1/n, 1 प्लस 1/n इंटू 1/n, तो ये सर 1/2 आ गया है, जो 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो fn है वो f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ये fn f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये वाली भी fn f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट वो वाली नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने लगभग यहाँ पर 15-20 क्वेश्चन है, जो जो आपकी बुक में आप देखोगे उधर उधर एग्जाम में आए लगभग यहां से मिल जाएंगे। पॉसिबिलिटी है अगर एग्जाम में आता है तो या तो ये क्वेश्चन मिलेंगे या इसके आसपास क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और ये जो मैंने इतने आपको कंसेप्ट, थ्योरम वगैरह, रिजल्ट वगैरह बताई हैं, तो यहां से आप इजीली इन चीजों को देख सकते हो और अब कर भी सकते हो। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है तो सबसे, अगर है तो एम एन टेस्ट, नहीं है तो हमें एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी, उस डोमेन में होनी चाहिए सारे के सारे एलिमेंट, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, एफ एन एक्स एन, एफ एन एक्स एन माइनस एफ एक्स एन का मॉडुलस अगर ये नॉन जीरो नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना। अब आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शन,
सीरीज ऑफ फंक्शन क्या होती है भाई, सेम वही है कि एफ एन है, माना या लेट एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेट ए सबसेट ऑफ। सीरीज को डिफाइन ही हम सीक्वेंस के हेल्प से करते हैं, वहां पर भी हमने किया था, एक्स एन कोई सीक्वेंस है तो समेशन एक्स एन है वो सीरीज हो जाती है। यहां पर एफ एन एक्स एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ए पे डिफाइन है, देन समेशन एफ एन एक्स एन बराबर 1 to infinite इज सीरीज ऑफ फंक्शंस ऑन ए। ठीक है ना, अगर सीक्वेंस एफ एन है तो इसके जो nth टर्म है उनका सम करते हैं, इनफाइनाइट सम, वो क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है ए पर डिफाइन होने वाले फंक्शंस की। तो ये आपके पास सीरीज है। सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए वहां पर हमने क्या किया था, आपको याद हो तो सर हमने वहां पर एक एसएन बनाई थी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। क्या होता है, f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 प्लस fn। प्रथम n जो आपके पास फंक्शन है वहां पर प्रथम n टर्म थे सीक्वेंस के, प्रथम n टर्म का सम किया तो ये अपने बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसओपीएस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अगर ये कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो सीरीज डाइवर्जेंट। वो सारा खेल हमने वहां पर, मतलब इस सीक्वेंस के बारे में पता करना है। और सीक्वेंस के बारे में हमने अभी तक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से पढ़ा है, ये भी एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। आप देखोगे तो S1 इसमें टर्म आएंगे, S1 S2 डॉट 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 Sn एंड सो, ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का हमने अध्ययन अभी किया है, तो सेम का सेम वही काम करना है। इस पे एक रिजल्ट देख लेते हैं। वैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A sequence fn of real valued function be defined on a subset of R if the sequence of partial sum Sn, the sequence of partial sum Sn is converge uniformly to f on A, then we say summation Fn is converge uniformly to f on A। क्या बोल रहा है ये, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करने का मतलब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ही पढ़ा जाता है इसमें। तो आपके पास अगर Sn है जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, अगर ये किसी फंक्शन f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, देन हम क्या बोल देंगे, दिस इंप्लाइज समेशन fn है वो भी किस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी, f पर। किस डोमेन a पर बात कर रहे हैं तो a पर। सिंपल सा है और ये हमने पढ़ लिया। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी एक आता है, वहां पर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या पढ़ा था, मोड लेने के बाद। तो आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है जो a पर डिफाइंड है, अगर सीरीज के जो फंक्शंस हैं उनका मोड लेने के बाद जो नई सीरीज बनती है, अगर ये प्रत्येक x के लिए कन्वर्ज कर जाती है, ये a है तो यहां पर a करो, डी मत करो। अगर प्रत्येक x के लिए जो कन्वर्ज कर रही है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो उस केस में जो आपके पास ये सीरीज है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जब प्रत्येक फंक्शन का मॉडुलस लेने के बाद जो नई सीरीज बनती है, अगर वो सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है उसके बाद भी, तो यानी ऐसे मैं बोलूं कि x डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कन्वर्जेंट है, तो उस केस में जो सीरीज है वो आपके पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। इस पे एक दो रिजल्ट हम देख लेते हैं। सब इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वाइस्ट्रास एम टेस्ट। क्या बोलता है कि अगर आपके पास ये कोई भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, किसी डोमेन i पर डिफाइन है, किसी इंटरवल i पर डिफाइन है, mn आपके पास धनात्मक संख्याओं का अनुक्रम इस प्रकार है कि fn x है वो लेस देन इक्वल्स टू mn है। fn x का मॉडुलस है वो mn से छोटा या बराबर है। सर आपने fx क्यों नहीं लिखा, क्योंकि fx जीरो ही आएगा, जीरो आएगा तभी जाकर होगा, अगर नॉन जीरो आ जाएगी तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, ये जीरो आएगा। तो fn x, या मैं बोलूं इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपके पास जो fn x nth टर्म है इसका सीरीज का, वो बाउंडेड है mn से, वो बाउंडेड mn से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x का कोई भी मान लो, n का कोई भी मान लो, प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और प्रत्येक x बिलोंग्स टू i के लिए अगर आपके पास सीक्वेंस का nth टर्म है, सीरीज का nth टर्म है, वो mn से बाउंडेड है। और mn क्या है, एक धनात्मक संख्याओं का अनुक्रम है, सीक्वेंस है। फिर इस सीक्वेंस से हम एक सीरीज बनाते हैं,
इनफाइनाइट, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो उस केस में ये सीरीज भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी। डेफिनेशन क्या है, इस प्रकार है, तब श्रेणी समेशन एफ एन एक्स एन बराबर 1 टू इंफिनिटी एक समान अभिसारी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है यदि ये कन्वर्जेंट हो। और ये क्या है, रियल सीरीज हम जो पढ़ते हैं धनात्मक संख्याओं की, ये तो हमें पता ही होता है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में इसको अच्छे से देख लिया था। सेम यही लिखा हुआ इंग्लिश में भी, द सीरीज इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आई इफ ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए। वहां हमने एम एन टेस्ट में क्या पढ़ते हैं, एम एन टेस्ट में वन जो एम एन है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए और 0 पे होना चाहिए। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि एम एन जो सीक्वेंस है धनात्मक संख्याओं की, वो सीक्वेंस है और 0 पे कन्वर्ज करनी चाहिए। यहां पर ये सीरीज है, ये सीरीज है और ये कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये हम जानते हैं नेसेसरी कंडीशन से, अगर कोई समेशन एक्स एन सीरीज है वो कन्वर्जेंट कर रही है तो उसके nth टर्म की लिमिट 0 आएगी, तो यानी ये सीक्वेंस, ये मैं बोलूं ये 0 पर ही कन्वर्ज करेगी। बट यहां पर सीरीज के लिए तो यहां पर सीरीज के बारे में हमें दिखाना है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बोल दूं कि आपके पास कोई भी सीरीज ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स, अगर आपके पास ये लेस देन 1/n आ रहा है, अगर ये लेस देन 1/n आ रहा है तो अपने पास ये mn मिल गई है, जबकि सीरीज mn है वो आपके पास डाइवर्जेंट है, तो अपन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इसको नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखना। चलो तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो एक डिरिचलेट टेस्ट और एक आबेल टेस्ट है, थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए, कई बार इसका भी यूज में आता है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था जो डिलीट भी हुआ था 2022 में, उसमें यहां पर यूज किया गया था। क्वेश्चंस की हम एक अलग क्लास लेंगे, उसके अंदर जितने भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक साथ ऐड करके पढ़ेंगे। पूरी रियल एनालिसिस के 60-70 क्वेश्चन होंगे, उनको अपन एक साथ देख लेंगे। एफ एन जी एन आपके पास कोई भी दो सीक्वेंस है रियल वैल्यूड फंक्शन की जो किसी सेट एक्स पर डिफाइन है, एस एन है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है इस सीरीज एफ एन का। सीरीज है एफ एन, इसकी ये एफ एन सीक्वेंस, ये जी एन सीक्वेंस, इसका पार्शियल सम है वो एस एन है, ठीक है। तो एस एन आपके पास यूनिफॉर्मली बाउंडेड है एक्स पर, और जी एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल टर्म की जो कि 0 पे टेंड कर रही है, देन सीरीज समेशन एफ एन जी एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी एक्स पे। ये मोनोटोनिक सीक्वेंस होनी चाहिए पॉजिटिव नंबर की, और जो 0 पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करनी चाहिए, देन दिस इज कन्वर्ज टू एक्स, ठीक है, या 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट एक बार देख लेना, क्योंकि रिजल्ट कई बार पूछ लेता है किसका क्या है, तो उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है और आबेल टेस्ट क्या होता है। तो ये एक बार आप उस पर और देख लेना, थोड़ा सा गूगल पे थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में हो सकता है और मिल जाए। एफ एन जी एन दो सीक्वेंस है रियल वैल्यूड फंक्शन की, सीरीज एफ एन जी एन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब कहलाएगी, जब जी एन आपके पास मोनोटोनिक सीक्वेंस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जी एन एक्स यूनिफॉर्मली बाउंडेड है एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और सीरीज एफ एन एक्स है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। यानी दो का मल्टीप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है, तो अगर एक जो सीरीज है इन दो का मल्टीप्लीकेशन है, अगर समेशन एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है सीरीज, और बाकी जो जी एन है ये बाउंडेड भी है मोनोटोनिक भी है सीक्वेंस है, तो हम क्या बोलते हैं इनका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा ऑन एक्स पर, ठीक है ना। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो सबसे बड़ा इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ये तो इसमें सेट नहीं हो, बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए मोनोटोनिक भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं बाद में, इसका एग्जांपल अभी जस्ट मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहां आपको ध्यान में रखना। क्या ध्यान रखना है कि सर सीरीज है समेशन 1/n की पावर p प्लस n की पावर q इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमेशा एक समान अभिसारी हो जाएगी अगर p का मान 1 से बड़ा है। क्या ध्यान रखना, ऊपर 1 है, नीचे n की पावर p प्लस एक्स स्क्वायर के साथ n की पावर q है, तो p का मान अगर 1 से बड़ा है तो यूनिफॉर्म एक समान यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी। कैसे होगी, डायरेक्ट आप देख भी सकते हो भाई, यहां से मुझे एक चीज का पता है n स्क्वायर प्लस n की पावर q इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन होता है n की पावर p है, सॉरी n की पावर p से बड़ा होता है एक्स स्क्वायर, है ना। रियल नंबर है तो मुझे पता है ये स्क्वायर करने से आप ग्रेटर देन या इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, स्क्वायर है तो अगर q का मान 0 हो गया तो बराबर हो जाएगा, अदरवाइज
ये 0 हो जाता है और Q का मान 0 हो जाता है तो बराबर, अदरवाइज ये हमेशा बढ़ाएगा। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो n की पावर p प्लस n की पावर q x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन n की पावर, और मुझे पता है ये दोनों साइड में सीरीज ले लेता हूं तो ये वाली सीरीज है वो इस सीरीज से बाउंडेड आ गया है, यानी ये आपके पास समेशन mn आ गया है, और ये कन्वर्ज कब करती है जब p का मान 1 से बड़ा है ना। तो डायरेक्ट ही आपको एज ए रिजल्ट के तौर पर भी ध्यान रखना है, अदरवाइज आप वैसे भी बता सकते हो। सेकंड क्या है, x ऊपर आ जाता है, अगर ऊपर x आ जाता है, अगर ऊपर x है नीचे n की पावर p प्लस n की पावर q इंटू एक्स स्क्वायर है, नीचे सेम है ऊपर x है, तो ये एक समान अभिसारी कब होगी, अगर p का मान 1 से बड़ा है और q का मान या तो 0 है या 0 से बड़ा है। q का मान 0 है या 0 से बड़ा है तो आपके पास ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। अगर p का मान, यहां पर अपन लिखते हैं, अगर p का मान 0 से 1 के बीच में, अगर 1 है या 0 के बीच में है तो उस केस में p और q का सम है वो क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं x अपॉन n की पावर 2, तो बताओ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, आर्क के अंदर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। क्यों, क्योंकि p का मान 2 है और आप वैसे भी इसका p का मान कितना है 1 से बड़ा है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं x अपॉन में n का मान 1 है और यहां पर आ गया x स्क्वायर और n स्क्वायर, तो ये p है ये q है, इन दोनों का सम कितना है 3 आ गया है, 2 प्लस 1 3 आ गया है, ये 1 से बड़ा 2 से बड़ा होना चाहिए सम, तो आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन अगर एम टेस्ट से करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी बनता है और रिजल्ट बेस आ जाता है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर p या कोस एन एक्स अपॉन एन की पावर p एक समान अभिसारी होगी। कैसे होगी भाई, हमें पता है साइन एन एक्स, ये हमने देखा भी था लास्ट क्लास में, एन की पावर p, ये आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर p, ये आपके पास क्या आ गया एम एन आ गई है, और ये सीरीज एम एन कन्वर्जेंट कब होती है, ये आपका एफ एन एक्स है ना, एम टेस्ट से ये एफ एन एक्स है जो बाउंडेड है 1 अपॉन एन की पावर p से, तो ये सीरीज एम एन है वो कन्वर्जेंट तभी होगी जब p का मान 1 हो, 1 से बड़ा हो, तो ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू है वो एक समान अभिसारी होगी जब 1 से बड़ा p की वैल्यू। अगर p का मान 1 से छोटा है और बराबर भी है then we can display test to show that both series converge, ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट करेंगे जब साइलन और 2 माइनस एप्सिलॉन इस इंटरवल के अंदर कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, या मैं ऐसे बोल लूं कि ये क्लोज इंटरवल a कोमा b के अंदर यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेंगे जो 0 से 2 पाई के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, ये मुझे लग रहा है ओपन इंटरवल है भाई, ये ओपन इंटरवल होना चाहिए, नहीं क्लोज हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन है ना, 0 शामिल नहीं हो रहा है, 2 पाई भी शामिल नहीं हो रहा है, तो कोई भी क्लोज इंटरवल जो 0 से पाई के बीच में है। और लास्ट टाइम इसी से रिलेटेड साइन x प्लस साइन 3x अपॉन 3 साइन 5x अपॉन 5 इस टाइप की सीरीज लेगी थी, तो 0,2 पाई में जो भी इंटरवल थे सभी में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट थे, और ऐसे 3 इंटरवल थे तो वो क्वेश्चन डिलीट हुआ था। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बताना है चेक करके, ऊपर x है नीचे ये है, तो इसको तो एम टेस्ट से ही कर पाएंगे, वो रिजल्ट नहीं लगेगा, इसमें रिजल्ट लग जाएगा। कैसे कि सर हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन में समेशन n को अंदर ले जाता हूं तो n प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, ये p प्लस q की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1 प्लस 2 यानी कि 3 ग्रेटर देन 2। रिजल्ट से बता सकते हैं डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है 3 है, या अपन डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू है n क्यूब प्लस n की पावर 4x स्क्वायर का मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल्स टू n क्यूब, ये mn आ गया है, ये 3 है p की वैल्यू, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार का अगर सीरीज का क्वेश्चन आता है तभी हम वहां अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज समस्या हो जाएगी। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चनों से बचना है। ये वाला क्वेश्चन चलो अपन देख लेते हैं, आप कहो तो x अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, x अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपको वहां से चेक करना पड़ेगा। mn निकालना ना, तो इसका मैं सुप्रीमम ले लेता हूं, क्योंकि हम क्या देखते हैं एम टेस्ट में कि एफ एन एक्स का बाउंडेड होना चाहिए किससे, mn से, तो यानी कि ये वाली वैल्यू है वो इससे छोटी या बराबर, तो मैं इसका सुप्रीमम मान निकाल लेता हूं। सेम वही प्रोसेस,
कि y है तो y डैश निकालेंगे, n प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी। फिर ये n प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, x की वैल्यू 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका करेंगे तो 2 टाइम n प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा। 1n प्लस एक्स स्क्वायर तो यहां से कॉमन आ रहा है एक, तो ऊपर बचेगा n प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 n एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 4x की पावर 4 जाएगा ना। एक बार वापस चेक कर लो, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर है और x स्क्वायर ये हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर साथ में n आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, नीचे वाला जो भी चल रहा है क्योंकि ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। अब यहां से हमें ये नॉन जीरो है, ये 0 होगा, और यहां से हमें x का मान निकालना है। थोड़ा सा क्या प्रोसेस है वो थोड़ा सा यहां पर लेंथी हो जाता है। ठीक है ना, आप थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेना भाई। ये माइनस ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा प्लस का 1 माइनस 4n एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x की पावर 4 बराबर। यहां से आपको सोल्व करके x का मान निकालना है और उसके ऊपर डबल डेरिवेटिव चेक करो या वो वाला फॉर्मूला लगा के, तो यहां से आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, तो अगर वहां से आप सुप्रीमम निकालोगे तो आप देखोगे कि जो आपके पास mn आएगी वो आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी। शायद 1/n की पावर 3/2 आना चाहिए, शायद, मैं एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है, पहले एक बार किया हुआ क्वेश्चन मेरा, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद ये सीरीज है वो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 to इंफिनिटी। ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ ये शायद लास्ट टाइम पूछा गया था, तो ये देख लेते हैं एक बार। n की पावर p प्लस n की पावर q x स्क्वायर, तो ये एक समान अभिसारी कब होगा, बताया था ना, p का मान 1 से बड़ा होगा, तो ये एक समान है वो अभिसारी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये आरबीडी की शायद बुक में भी था। सबसे पहले हमें निकालना है इसका एफएक्स, अपन लेने हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये सीरीज है ना, तो मैं एसएन ले लेता हूं, और एसएन मुझे पता है क्या होता है, f1 n की वैल्यू 1 रखी x e की पावर माइनस एक्स, f2 n की वैल्यू 2 रखी x e की पावर माइनस 2x, डॉट 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 डॉट, nth टर्म आ जाएगा x e की पावर, ये आपके पास एसएन आ गई, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। पहले मैं इसका क्या निकालना है मुझे, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की एसएन एक सीक्वेंस है, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालनी है। तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसको, तो ये आपके पास x, या मैं वो लगा देता हूं, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो है वो e की पावर माइनस एक्स है। तो अपन क्या फॉर्मूला है, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस, ठीक है। a की वैल्यू x है, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, और पावर n तो माइनस एन एक्स, 1 माइनस e की पावर माइनस, आप कहोगे तो सर ये आपके पास आ जाएगा x अपॉन में, चलो मैं इतना ही ठीक है, एक बार इतना ही ठीक है, ये मेरे पास एन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका f चाहिए, जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन आ जाएगा। पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना है एसओपीएस। तो जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 आ जाएगा, और आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 0 जब x बराबर 0, x की वैल्यू 0 तो 0, अदरवाइज क्या आ जाएगा, 0 नहीं है, x 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स आ गया जब x है नॉन जीरो है। यानी आपके पास जो फंक्शन है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एसएन है, उसका जो पॉइंट वाइज ये कन्वर्ज कर रही है इसके ऊपर। अब मुझे चेक करना है कि ये सारे फंक्शन तो आपके पास एसएन है ना, ये सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये तो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस हैं, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या चेक करना पड़ेगा। 0 पर तो 0 है, उसके अलावा चेक करना पड़ेगा। तो मैं लिमिट निकाल लेता हूं कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो लिमिट अगर इस फंक्शन के बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज नहीं है। तो x अपॉन e की पावर माइनस एक्स, x अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स,
इसकी मैं लिमिट निकालता हूं तो थोड़ा सा इसको लिमिट x टेंस टू 0 पर, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 और इसको मैंने रखा x एज इट इज, इसको मैं कर देता हूं एक्सपेंड, तो 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस है, ये माइनस, दिस इज इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 0, ये आएगा x और नीचे आपके पास ये आ जाएगा माइनस, ये 1 कैंसिल आउट आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x, ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो माइनस प्लस माइनस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे आपके पास चाहो तो या तो आप इसको कॉमन ले लो x को नीचे से, तो ये x है, नीचे से x कॉमन लेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 2। अब x से x कैंसिल आउट, जैसे x टेंस टू 0 रखा तो सारी टर्म 0 हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 पे तो 1 है, लिमिट x टेंस टू 0 f x है वो f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि f 0 पर मान तो 0 है और ये 1 है, 1 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो सीक्वेंस ऑफ लिमिट फंक्शन है Sn का, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, और कंटिन्यूअस नहीं है तो Sn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। पर अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है तो आपके पास जो सीरीज है वो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है ना, ये भी नहीं होगी। तो ये था आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में डिटेल से चर्चा की है। अगर आप जो मैंने कुछ रिजल्ट बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बताए हैं और इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हो तो आपके लिए, मुझे लग रहा कि यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप आसानी से कर लोगे। एक पार्ट और बचा है रियल एनालिसिस का, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, लगभग 2 घंटे की क्लास उसमें बनेगी। उसके बाद पूरा रियल एनालिसिस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास में लगभग 50-60 क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं, उसके अलावा और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंस सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हमें बात करेंगे। सारा का सारा मैटर है वो आपको स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में मिलेगा, पीडीएफ हो चाहे वीडियो हो, तो आप वहां जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो समय बहुत कम है, अच्छे से तैयारी करते रहिए, बट चीजों को देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलो मिलते हैं जल्दी ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।